हमारे देश की एक मुख्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और इस नाते अगर हम हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है, उसमें से जो श्रेष्ठ साहित्य है, उसे अगर हम हिंदी में अनुदित करते हैं, अनुदित करना थोड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इतनी सारी रचनाओं का अनुवाद करना संभव भी नहीं है। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इस प्रकार के साहित्य को हम राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं। उससे ज्ञानवर्धन के साथ-साथ अन्य मानवीय गुणों का विकास भी होता है। साथ ही दूसरी भाषाओं के प्रति जो हमारे मन में पूर्वाग्रह होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं और इसी प्रकार यह बहुत आवश्यक हो जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की यह उक्ति सर्वविदित है कि भारतीय साहित्य विविध भाषाओं में लिखे जाने पर भी एक है। भारतीय संस्कृति अनेक उपसंस्कृतियों से निर्मित होने पर भी उसकी अंतर्धारा एक है और इसी प्रकार इस तुलनात्मक अध्ययन का विशेष महत्व हमें स्वीकार करना होगा और उस दिशा में काफ़ी संभावनाएँ हैं और उस पर और अधिक कार्य होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो जहाँ तक इस शोध प्रबंध की बात है, तो मैंने मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की कहानी साहित्य को पढ़कर जो तथ्य सामने आए, उसी के आधार पर उन्हें इस शोध प्रबंध के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की कहानियों पर प्रथम बार ही ये कोई शोध कार्य संपन्न हुआ है। तो इस शोध प्रबंध के माध्यम से हिंदी और मराठी कहानी के विकास क्रम के विभिन्न पड़ावों पर तुलनात्मक प्रकाश डालते हुए आलोच्य दोनों कहानीकारों के हिंदी और मराठी की नई कहानी आंदोलन में जो उनका अन्यतम योगदान है, उसे दर्शाने की कोशिश मैंने की है। तो किसी भी समस्या पर एक ही समय में दो भिन्न भाषी और भिन्न परिवेश में रहने वाले भारतीय लेखकों का दृष्टिकोण और उसके संबंध में उनकी प्रतिक्रिया को यहाँ पर देखा जा सकता है। दो भिन्न भारतीय भाषाओं के लेखक एक ही विधा में एक ही दिशा और उद्देश्य को लेकर चले हैं। इससे भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता के दर्शन होते हैं। मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की कहानियों पर तत्कालीन युग संदर्भ में पुनर्विचार किया गया है, जिससे यह तथ्य रेखांकित होता है कि यह दोनों साहित्यकार अपने युग धर्म के निर्वाह में सफल रहे हैं। तो व्यक्तित्व और कृतित्व में दो समान साहित्यिकों पर ये शोध कार्य मैंने किया है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अद्वितीय होता है और व्यक्तिगत भिन्नता का तत्व सर्वत्र दिखाई देता है। उसी कड़ी में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की कहानियों में समानता के तत्व बहुत अधिक है, लेकिन विषमता भी है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या हर एक की जो एक सोच होती है या अलग पहचान होती है, उसी के आधार पर यह विषमता भी उनकी कहानियों में या किसी विषय को लेकर उनके दृष्टिकोण में जो अंतर है, वह हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो प्रस्तुत शोध प्रबंध को मैंने 6 अध्यायों में विभाजित किया है। तो प्रथम अध्याय है मोहन राकेश का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। द्वितीय अध्याय गंगाधर गाडगिल की कहानियों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तृतीय अध्याय मोहन राकेश की कहानियों का अनुशीलन। चतुर्थ अध्याय है गंगाधर गाडगिल की कहानियों का अनुशीलन मोहन राकेश और पंचम अध्याय में मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की कहानियों का तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है। अंतिम अध्याय षष्ठ अध्याय है निष्कर्ष। तो इस प्रकार से इस शोध प्रबंध के जो आरंभिक दो प्रकरण है, अध्याय है, उसमें मैंने व्यक्तित्व और कृतित्व को समाविष्ट किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी साहित्यकार के साहित्य का अगर संपूर्णता से हमें उसका विश्लेषण करना है, तो उसके व्यक्तित्व को जान लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कहा जाता है कि रचना और रचनाकार में रक्त का रिश्ता होता है। रचनाकार जिस प्रकार के संस्कार और जिन परिस्थिति और प्रसंगों से गुजरता है, उसी से उसका व्यक्तित्व बनता है और वही व्यक्तित्व साहित्य में भी प्रतिफलित होता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व से साहित्य का पता चलता है और कई बार ऐसा भी देखने में आता है किसी साहित्यकार के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, तो उसका व्यक्तित्व भी उससे उसमें झलकता हुआ हमें नजर आता है। तो पहले प्रकरण में मोहन राकेश के संबंध में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर मैंने
विवेचन किया है, वैसे मोहन राकेश हिंदी पाठकों के लिए नए नहीं है। मोहन राकेश का जो व्यक्तित्व है वह दृश्य व्यक्तित्व तो हम जानते हैं कि वे बहुत ही आकर्षक प्रभावशाली ऐसा उनके व्यक्तित्व रहा है, लेकिन उतना ही विवादास्पद व्यक्तित्व भी उनका रहा है। तो उनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर की जंडी वाली गली के एक तंग गली के एक अंधेरे सीढ़ियों वाले और बदबूदार मकान में हुआ, घर में हुआ। तो मोहन राकेश का बाल्यकाल जिस परिवार में गुजरा वह एक कट्टर वैष्णव धार्मिक संस्कारों को मानने वाला परिवार था। मोहन राकेश को अपने घर परिवार का वह वातावरण बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। बचपन से वे अपने परिवेश को लेकर, अपने आसपास की चीजों को लेकर जिस प्रकार से घूरते थे, कई बार वे अपने घर में घुटन महसूस करते तो भाग जाते थे, पकड़ कर लाए जाते थे, उनको बंद कर दिया जाता था, तो वे उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। तो मोहन राकेश के लिए उनका जो आरंभिक समय है वह भी उनके मनोनुकूल नहीं था, यह बात हम देख सकते हैं। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में जो कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व अंतर विरोधी व्यक्तित्व रहा है। तो गोविंद चातक उनके बारे में कहते हैं कि मोहन राकेश या हिंदी साहित्य में सबसे अधिक मिथ जिस आदमी के चारों ओर बनी गई थी वे थे मोहन राकेश। कुछ उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था और कुछ उनके हमदम दोस्त या आलोचक भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने मोहन राकेश को या तो निहायत घटिया आदमी सिद्ध किया, घटिया आदमी के रूप में पेश किया, या उन्हें मसीहा बनाकर। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि उनका जो जीवन है वह काफी अस्त व्यस्त रहा है, अनुशासन की कमी रही है। एक साहित्यिक के रूप में विलक्षण प्रतिभा धारण करने के बावजूद भी व्यक्तिगत जीवन में वे काफी अव्यवस्थित रहे हैं। ये बात उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को देखकर पता चल जाती है। और इसी प्रकार उनकी यह अव्यवस्थाओं के वैवाहिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि उनके 3 विवाह हुए। और इसी प्रकार नौकरी के भी क्षेत्र में उन्होंने कई बार नौकरियां बदली, ये बात भी हम देखते हैं। तो कमलेश्वर उनके इस स्वभाव के बारे में लिखते हैं कि अगर कपड़े बदलकर आपको दफ्तर जाने का मन करता हो तो आपको नौकरी करनी चाहिए, अगर न करता हो तो छोड़ देनी चाहिए और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा साधा नुस्खा है। तो इस प्रकार अत्यंत मनमौजी व्यक्तित्व वाले लेकिन उतने ही प्रतिभाशाली साहित्यिक मोहन राकेश रहे हैं। तो उनके व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न बातें मैंने यहाँ पर विस्तार से चित्रित किया, लेकिन यहाँ पर उतना समय न होने के कारण मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। तो पिता की असमय मृत्यु के बाद जिस प्रकार से पारिवारिक बोझ उन पर आ पड़ा और लोगों के दोगले चरित्र जीवन की वास्तविकता से बहुत कम उम्र में उनका परिचय हुआ, उसी से जो कुछ उन्होंने महसूस किया वही उनके साहित्य में बाद में प्रतिफलित हुआ, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार उनके कृतित्व पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो उनका कथाकार के रूप में वे जितने प्रसिद्ध है उतने ही एक नाटककार के रूप में भी उनका विशेष महत्व है। उनके आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे आधे नाटक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी नाटक क्षेत्र का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में मोहन राकेश का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार अनेक चिंतन परक निबंध और लेख उन्होंने लिखे हैं जिसमें समसामयिक विषयों पर उनका चिंतन प्रस्फुटित हुआ है। साथ ही उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, जीवनी भी लिखी है। विभिन्न पश्चिमी और भारतीय जो विद्वान है, महान व्यक्तित्व है, उन पर यह जीवनियां उन्होंने लिखी है। उनकी डायरी भी एक साहित्यिक विधा के रूप में स्वीकार की जाती है। डायरी में भी काफी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश उनकी डायरी के माध्यम से पड़ता है। इसी प्रकार पत्र साहित्य और संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के
कई ग्रंथों का अनुवाद भी उन्होंने किया है। तो इस प्रकार मोहन राकेश एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। द्वितीय अध्याय में गंगाधर गाडगिल का व्यक्तित्व मैंने प्रस्तुत किया है। तो गंगाधर गाडगिल का जन्म मुंबई के आंग्रेवाड़ी में स्थित विद्यार्थियों की चाल में हुआ। मूलतः गंगाधर गाडगिल का परिवार कोंकण का परिवार था, लेकिन उनके पिता बचपन में ही पढ़ाई के हेतु मुंबई आए थे और वहीं वकील बनकर वहीं बस गए। और मोहन राकेश गंगाधर गाडगिल मुंबई में ही जन्मे। तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा वह मुंबई की ही आर्यन स्कूल से शुरू हो जाती है, जहाँ से उनके पिता तथा चाचा आदि ने शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं से उन्होंने शिक्षा पाई। उनका बाल्यकाल अत्यंत स्वर्णमयी रहा है। पिता एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। ये वकील, नामचीन वकील होने के कारण उनका एक रुतबा था, एक प्रभाव था। और गंगाधर गाडगिल ने अपने आत्मकथा में कई बार अपने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कई उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जिस भी स्थान पर पिता रहते, उनके इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लगा रहता, बड़ी इज्जत करते सभी लोग। अपने पिता के इस रोबीले व्यक्तित्व और बाकी लोगों में उन्हें काफी अंतर नजर आता था। बाकी दफ्तर में काम करने वाले जो लोग हैं, वे उन्हें मानो उनके सामने काफी बौने लगते थे। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात अगर हम करें तो गंगाधर गाडगिल का प्रेम हुआ है। तो मुंबई के पोद्दार कॉलेज में जब वे प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे, उसी समय उसी कॉलेज की एक ढीठ और गुणवती लड़की वासंती खटखटे से उनका विवाह हुआ। तो गंभीर प्रकृति के गंगाधर गाडगिल का प्रेम हुआ थोड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में उस पूरे प्रसंग को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और उन्होंने कहा है कि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उनके माता पिता से किसी प्रकार का विरोध इस विवाह को नहीं हुआ। तो जैसे हमने देखा कि गंगाधर गाडगिल का बाल्यकाल अत्यंत ठाठ से बीता, शान से बीता। उनके सभी लाड प्यार पूरे हो जाते थे। उनकी माता भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो एक गृहिणी ही थी। तो माता के प्रभाव के कारण ही गंगाधर गाडगिल ने बचपन में ही बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली थी, धार्मिक पुस्तकें या विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का माता को शौक था। और माता के साथ गंगाधर गाडगिल ने भी बचपन से ही यह पढ़ने की आदत अपने आप को डाल दी थी। तो विद्यार्थी अवस्था में जब वे थे, उसी समय उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली थी। तो आगे चलकर एक लेखक के रूप में प्रस्तावित करने के लिए उन्हें उनके माता का यह संस्कार काफी उपयोगी रहा, ये बात हम देख सकते हैं। और इसी प्रकार जब गंगाधर गाडगिल मैट्रिक तक पहुंचे, तो बचपन में जो घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी खासी थी, उसने करवट बदल दी। पिता बीमार रहने लगे, उनकी वकालत नहीं चलने लगी, और इसी कारण काफी दिक्कतों का सामना गंगाधर गाडगिल को करना पड़ा है। तो 10वीं तक पहुंचते पहुंचते गंगाधर गाडगिल को आर्थिक अनाथा के कारण काफी तनाव स्थितियों से गुजरना पड़ा है। उन्हें छात्रवृत्ति से अपनी पढ़ाई चलानी पड़ी। पिता की मृत्यु के बाद एक भरे पूरे घर का पूरा दायित्व गंगाधर गाडगिल के नाजुक कंधों पर आया था। और उन्होंने फिर नौकरी की तलाश में अलग अलग स्थानों पर नौकरी की। ऑल इंडिया रेडियो में भी कुछ समय तक वे नौकरी करते रहे। बाद में उनका चश्मे का नंबर बड़ा होने के कारण वहीं से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। फिर वे प्राध्यापक के रूप में विभिन्न स्थानों पर उन्होंने कार्य किया। तो गंगाधर गाडगिल का व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व है। एक नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में तो उन्हें ख्याति प्राप्त है ही, साथ ही साथ एक विद्यार्थी प्रिय प्राध्यापक, कुशल प्राचार्य, प्रशासक,
तथा एक भाषाविद, अर्थविद, अर्थशास्त्र पर उनका गहरा अध्ययन था। साथ ही कॉर्पोरेट क्षेत्र में, उद्योग जगत में सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। मुंबई की जो ग्राहक पंचायत है उसके पहले अध्यक्ष गंगाधर गाडगिल रहे हैं। तो इसी प्रकार उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा हुआ है। अब विविध क्षेत्रों को उन्होंने अपने कार्य कर्तृत्व से पादाक्रांत किया है और इसी प्रकार उनका जो जीवित काल है वह भी लगभग 85 साल तक रहा। तो 25 अगस्त 1923 में जन्मे गंगाधर गाडगिल का देहावसान 2008 में हो जाता है। तो एक नई कहानी के शिल्पकार के रूप में उनका विशिष्ट योगदान मराठी साहित्य में है। तो उन्होंने लगभग 300 के करीब कहानियां लिखी है जो उनके अलग-अलग कहानी संग्रहों में संकलित है। इसके अलावा उनके कई उपन्यास प्रसिद्ध है जिनमें लिलीचे फूल, उसके बाद दुर्दम्य। तो गंगाधर गाडगिल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन कथा इसमें प्रस्तुत किया है। वास्तव में यह जीवनी नहीं बल्कि उपन्यास है। तो चरित्रात्मक उपन्यास की परंपरा का सूत्रपात मराठी में इसी प्रारंभ दुर्दम्य नामक उपन्यास के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा प्रारंभ, गंधर्व युग नामक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। उनके कई नाटक और एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। उनकी आत्मकथा एका मुंगीचे महाभारत काफी चर्चित आत्मकथा रही है। इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। विनोदी तथा दलित निबंध, समीक्षात्मक लेखन, बाल साहित्य, अनुदित साहित्य, स्वतंत्र चिंतन परक लेख, इस प्रकार काफी मात्रा में उन्होंने लेखन किया है। तो गंगाधर गाडगिल भी काफी ऊर्जावान व्यक्तित्व रहे हैं और उतने ही सामर्थ्यशाली लेखक के रूप में वे सामने आते हैं। अब हमने तृतीय अध्याय के अंतर्गत, तो सर मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? हेलो सर, पहुंच रही है। ठीक। तो मोहन राकेश की कहानियों का अनुशीलन। राणा जी, आपकी आवाज पहुंच रही है लेकिन इतने विस्तार में ना जाइए। हाँ ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श करके निष्कर्ष पर आ जाइए। ठीक है। तो तृतीय अध्याय में मैंने मोहन राकेश की कहानियों का अनुशीलन प्रस्तुत किया है। तो राकेश नई कहानी आंदोलन के अग्रदूत कहानीकार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो 1950 से लेकर 65 के बीच का जो समय है वह नई कहानी का समय कहलाता है। तो यह राजेंद्र यादव कमलेश्वर के साथ प्रसिद्ध तिकड़ी का निर्माण करने वाले मोहन राकेश उस दौर की संवेदना और समुचे वैचारिक परिप्रेक्ष्य के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी प्रकार परिवेश उनकी कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण तत्व बनकर सामने आ जाता है। उनकी कहानियां तत्कालीन युग की आसन्न कड़ियों के रूप में हमारे सामने आती है। तो राकेश अपने परिवेश के संबंध में या अपनी कहानियों के संबंध में लिखते हैं, मेरे लिए अनुभूति का सीधा संबंध मेरे यथार्थ से है और यथार्थ है मेरा समय और परिवेश। व्यक्ति से परिवार, परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से मानव समाज का पूरा परिवेश। मैं इनमें से किसी एक से कटकर शेष से जुड़ा नहीं रह सकता। अपने पास के संदर्भों से आंख हटाकर दूर के संदर्भों में नहीं जी सकता। स्पष्ट है कि उनके पास वह आंतरिक दृष्टि है जो मानव स्वभाव, संबंधों और समस्याओं के भीतर गहराई से उतरकर उसका अध्ययन कर सकती है। उन्होंने अपनी कहानियों में तेजी से बदलते आधुनिक जीवन, विघटित प्रस्तापित मूल्य, उभरती नई मान्यताएं तथा संतरास से खंडित मानव आदि को सशक्त वाणी दी है। और इसी प्रकार उनकी पहली कहानी के संबंध में कहा जाता है कि नन्ही नामक कहानी उनकी पहली कहानी है जो 7 मार्च 1944 में लिखी गई थी। लेकिन उनकी पहली प्रकाशित कहानी भिक्षु मानी जाती है जो 1946 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उनके जो कहानी संग्रह है काल क्रमानुसार उनके नाम इस प्रकार है। इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित, उसके बाद नए बादल 1957 में, उसके पश्चात जानवर और जानवर नामक उनका कहानी संग्रह 1958 में, एक और जिंदगी
यह उनका कहानी संग्रह 1961 में प्रकाशित हुआ। फौलाद का आकाश 1966 में प्रकाशित हुआ। और इसी ये कहानी संग्रह फिर अलग-अलग रूप में प्रकाशित होते रहे हैं। उनके कई लेखकों और समीक्षकों ने, संपादकों ने उनकी कहानियों के अलग-अलग प्रतिनिधि कहानियों के संकलन भी प्रकाशित किया है। उनकी कई कहानियों पर धारावाहिक बनी है, फिल्म बने हैं, नाट्य रूपांतर हुआ है। तो इस प्रकार उनकी कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो इस प्रकरण में मैंने राकेश की कहानियों का अध्ययन करने से पहले जो हिंदी कहानी की जो परंपरा है, उसे पूर्व पीठिका के रूप में उसका विवेचन किया है। उस पर ज़्यादा यहाँ पर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा। तो उसके पश्चात जो मुख्य रूप से मुझे कहना यह है कि मोहन राकेश हो या गंगाधर गाडगिल हो, ये दोनों भी नई कहानी, ये जो आंदोलन चला है, जैसे हिंदी में यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है, वैसे ही मराठी में भी यह कथा आंदोलन या कहानी आंदोलन चला है। और उसके एक प्रवर्तक के रूप में या शिल्पकार के रूप में दोनों की गणना होती है। और इसीलिए मैंने इन दोनों को या इनकी कहानियों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना है। तो नई कहानी की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उसका परिचय मैंने, उसका विवेचन मैंने इस प्रकरण के अंतर्गत किया है। तीव्र यथार्थवाद, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, तटस्थता, परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता, बदलते मानवीय संबंधों का चित्रण, व्यक्ति के पीड़ाबोध का अंकन, टूटते व्यक्तित्व, दाम्पत्य संबंध, यौन संबंधों की जटिलता, ये जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं नई कहानी धारा की, वह समस्त प्रवृत्तियां, उससे संबंधित कहानियां मोहन राकेश ने लिखी है। मोहन राकेश की कहानियों का वर्गीकरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने, आलोचकों ने मोहन राकेश की कहानियों की जो प्रवृत्ति है, उसके आधार पर अलग-अलग वर्गों में उनकी कहानियों को विभाजित करने की कोशिश की है, जिनमें सुरेश सिन्हा, कृष्णा अग्निहोत्री, डॉक्टर गोवर्धन सिंह, सुषमा अग्रवाल आदि प्रमुख है। और उन्होंने इस प्रकार से गाडगिल की कहानियों का वर्गीकरण किया है, उसे इसमें कहा गया है। तो विकास क्रमानुसार उनकी जो कहानियां हैं, उसका हर एक संग्रह की कहानियों का संक्षेप में आशय या सारांश मैंने इस शोध प्रबंध में दिया है। तो उनका पहला कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, तो यह उनका पहला कहानी संग्रह होने के कारण राकेश भी बाद में अपने आप से असंतुष्ट दिखाई देते हैं। उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है कि इस प्रथम संग्रह की कहानियों को कथ्य और शिल्प के स्तर पर एक नई तरह की कोशिश और एक अनिश्चित तलाश का कच्चापन उन्हें स्वयं भी महसूस होता है। फिर भी प्रेमचंद यशपाल की परंपरा में यह कहानियां आती है, लेकिन उसमें लेखक की अपनी छाप अवश्य नजर आती है। उसी प्रकार नए बादल जो 1957 में प्रकाशित हुआ, इस संग्रह में 13 कहानियां हैं। यह महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसमें नए बादल, मलबे का मालिक, अपरिचित, शिकार, एक पंख युक्त ट्रेजेडी, उसकी रोटी, मंदी, हवा मुर्ग, उलझते धागे, सौदा, फटा हुआ जूता, भूखे, छोटी सी चीज आदि प्रमुख कहानियां हैं। तो देश विभाजन की विभीषिका से उत्पन्न मानवीय त्रासदी, स्त्री पुरुष के नए संबंध, साथ ही परिवेश से कटे हुए व्यक्ति का बोध, जीवन की कटुता, तिक्तता, रिक्तता आदि का चित्रण इन कहानी में हुआ है। उसके बाद उनका जानवर और जानवर नामक कहानी संग्रह, जिनमें 8 कहानियां संकलित है। रोजगार, परमात्मा का कुत्ता, मवाली, आर्द्रा, आखिरी सामान, मिस्टर भाटिया, क्लेम, जानवर और जानवर आदि कहानियां इसमें प्रकाशित हुई है। तो इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य मुखर हो उठा है। सरकारी तंत्र का खोखलापन, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि पर इन कहानियों में मोहन राकेश ने करारा व्यंग्य किया है। इसके बाद एक और जिंदगी नामक उनका कहानी संग्रह प्रकाशित होता है। इनमें 9 कहानियां हैं। तो वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन से संबंधित विभिन्न मसलों को इसमें उठाने की उन्होंने कोशिश की है। सुहागिने, आदमी और दीवार, हक हालात, जीनियस, बस स्टैंड की एक रात, मिसपाल, वारिस आदि इस संग्रह की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसके बाद फौलाद का आकाश नामक उनका आखिरी कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें ग्लास टैंक, 5वें माले का फ्लैट, सेफ्टी पिन,
फौलाद का आकाश, जख्म, जंगला, चौगान, ठहरा हुआ चाकू आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ये सभी कहानियां शहरी जीवन की जो भयावहता है उसको प्रस्तुत करती है। इन कहानियों का केंद्र बिंदु व्यक्ति न होकर परिवेश परिवेश जन्य संतरास है। शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी प्रयोगशीलता को इनमें देखा जा सकता है। उसके बाद मैंने मोहन राकेश की कहानियों की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, वो विषय वस्तु के जो अलग-अलग रूप है, उससे संबंधित विवेचन किया है। उनके दाम्पत्य जीवन से संबंधित कहानियां, देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित कहानियां, स्त्री जीवन को चित्रित करती हुई कहानियां, महानगरीय जीवन बोध से संबंधित कहानियां, बाल मनोविज्ञान से संबंधित या मनोवैज्ञानिक कहानियां, दाम्पत्योत्तर प्रेम से संबंधित कहानियां, इस प्रकार से विभिन्न कहानियों का या उनकी प्रवृत्तियों का चित्रण इन शीर्षकों से मैंने किया है। अंत में शिल्प और भाषा पर भी हमने प्रकाश डाला है। तो जैसा नया परिवेश था, नई संवेदना थी, उसी प्रकार मोहन राकेश ने नया शिल्प और नई भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। इसी प्रकार चतुर्थ जो अध्याय है वह है गंगाधर गाडगिल की कहानियों का अनुशीलन। तो गंगाधर गाडगिल, जैसे कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया, काफी लंबी जीवन यात्रा उनकी रही है और वे काफी अनुशासन प्रिय रहे हैं। वे नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्य करते रहे थे। लेखन का क्रम उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। यही कारण है कि विपुल साहित्य संपदा वे पीछे छोड़ गए हैं। केवल कहानियों की ही अगर बात हम करना चाहें तो 300 के आसपास उनकी कहानियों की संख्या है। तो गाडगिल ने मराठी साहित्य क्षेत्र में जब पदार्पण किया था, उस समय साहित्यिक दृष्टि से महाराष्ट्र का वातावरण काफी उल्लास, उत्साह और विविध साहित्यिक गतिविधियों से ओतप्रोत था। यहाँ पर साहित्यकारों का विशेष सम्मान होता था। इस समय में चिपळूणकर, फुले, आगरकर, तिलक, हरिभाऊ, केशवसूत आदि का भारतीय महाराष्ट्रीय जनमानस पर विशेष प्रभाव था। तो ये चाहे साहित्य जगत हो, राजनीति का क्षेत्र हो या संस्कृति का क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में साहित्यिकों का विशेष सम्मान होता था और साथ ही साहित्यिकों के भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इसी प्रकार ऐसे माहौल में, जबकि मराठी साहित्य क्षेत्र में काफी उल्लास उमंग का वातावरण था, ऐसे समय और साथ ही साथ गंगाधर गाडगिल से पहले नासी फड़के, वि स खांडेकर आदि ने मराठी कहानी के क्षेत्र को काफी लोकप्रिय बना रखा था। ऐसे समय गंगाधर गाडगिल कहानी के क्षेत्र में उतरे हैं। इसी प्रकार 1940 तक आते आते मराठी कहानी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक प्रकार की पुनरावृत्ति या गतिरोध के दर्शन होते हैं और नई पीढ़ी के जो कहानीकार है, गंगाधर गाडगिल हो या उनके जो नई नवकथा के अन्य साथी वेंकटेश माडगुळकर, अरविंद गोखले, उभा भावे, इन्होंने महसूस किया कि चाहे नासी फड़के की कहानी हो या खांडेकर की कहानी हो, वह अपने ही आवृत्त में घूम रही है, उसमें वह ताजगी, वह मुक्तता, वह नयापन नहीं है। और इसी दृष्टि से जो स्वाधीनता के आसपास स्थितियां तेजी से बदल रही थी, जिस प्रकार महानगरों का विकास हो रहा था, जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध तथा विभाजन की घटना ने जनमानस को उद्वेलित कर रखा था, हड़बड़ा कर रख दिया था, ऐसे समय में परंपरागत कहानी में नई संवेदनाएं प्रकट नहीं हो पा रही है, ये बात उन्होंने महसूस की और फिर ये नवकथा का आंदोलन मराठी में चल पड़ा। तो नासी फड़के उस समय के जो लोकप्रिय कथाकार थे, उनकी कहानियां, उनका अपना एक निश्चित तंत्र था, एक ढांचा था, उसका आरंभ आकर्षक हुआ करता था, मध्य में कौतूहल को बढ़ाने की चेष्टा की जाती थी और अंत को प्रभावशाली बनाकर कहानी समाप्त हो जाती थी। और किशोरवयीन प्रेम और श्रृंगार से संबंधित ही वह कहानियां हुआ करती थी। इसी कारण मोहन राकेश
इसी कारण गंगाधर गाडगिल ने उन कहानी प्रवृत्तियों का विरोध किया। तो गंगाधर गाडगिल ने नासी फड़के के बारे में एक स्थान पर भाषण देते समय कहा था कि फड़के ने पाठकों का मनोरंजन करने की बहुत ही बुरी आदत डाल रखी है, जिससे पाठकों की रुचि एकदम बिगड़ गई है। लेखक मानो खुश मस्करा नाई बन गया हो और केवल मनोरंजन ही उसका दायित्व रहा हो। इस प्रकार मतलब नासी फड़के जैसे लोकप्रिय कथाकार की कहानियों पर जबरदस्त प्रहार उन्होंने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व खांडेकर जैसे हाँ सीधे निष्कर्ष पर आ जाइए। ठीक है। और इसी प्रकार इस चतुर्थ अध्याय में गंगाधर गाडगिल की कहानियों के को विभिन्न उनकी प्रवृत्तियों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश मैंने की है। तो मराठी के एक नई नवकथा के प्रवर्तक के रूप में उनका विशेष महत्व है। नवकथा की स्थापना के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है और उसकी स्थापना के लिए उन्हें समीक्षा के क्षेत्र में भी कूदना पड़ा है। तो यह काम हिंदी के लेखकों को भी करना पड़ा था। तो महत्वपूर्ण जो प्रकरण था वह तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित। तो मैंने इस पंचम अध्याय में दोनों की कहानियों का तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इसमें पूर्व पीठिका के रूप में हिंदी और मराठी कहानी के विकास क्रम का भी तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो हिंदी और मराठी की नई कहानी तक की अगर विकास यात्रा को हम देखते हैं तो हिंदी में जिस प्रकार से एक स्वस्थ परंपरा दिखाई देती है 1900 के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ ही जो आरंभिक कहानियां आई 1915 में उसने कहा था प्रकाशित हुई। उसके बाद प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हिंदी कहानी के क्षेत्र में हो जाता है और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदी कहानी को ऊंचाई प्रदान की, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मराठी में भले ही कहानी का आरंभ 1890 में करामनुक नामक पत्रिका से शुरू हो जाता है। हरिभाऊ आपटे शुरुआती लेखकों में गिने जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद के समान उस क्षमता का कोई कथाकार मराठी कहानी में नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर मुझे किसी साहित्य को ऊंचा दिखाना या किसी को कमजोर ठहराना यह मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हिंदी की कहानी 1900 तो प्रेमचंद के समय या 40 के समय तक हम देख सकते हैं। प्रेमचंद के बाद भी यशपाल, जैनेन्द्र आदि के समय में कहानी काफी विकसित रही। उस दृष्टि से मराठी कहानी के क्षेत्र में या उसकी जो शक्ति क्षमता है वह उतनी नहीं है जितनी हिंदी कहानी की है। उसके बाद मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की व्यक्तित्व की तुलना मैंने यहाँ प्रस्तुत की है। उसके बाद राकेश और गाडगिल की कहानियों की प्रवृत्तिगत विशेषताओं के आधार पर भी तुलना की है। अलग अलग अध्यायों में मैंने जो उनकी मुख्य प्रवृत्तियां चित्रित की थी स्वतंत्र रूप से, तो यहाँ पर उन दोनों की प्रवृत्तियों को जोड़कर उसका साम्य वैषम्य बताने की कोशिश मैंने इस प्रकरण के अंतर्गत की है। तो दोनों समकालीन कहानीकार है, एक ही कालखंड में लेखन के क्षेत्र में वे आए थे। दोनों की उम्र में 1.5 साल से भी कम का समय है। दोनों का लेखन कार्य भी एक ही समय में शुरू हो जाता है। मोहन राकेश की कहानी जैसे हमने देखा 1946 में पहली कहानी प्रकाशित हुई, उसी प्रकार गंगाधर गाडगिल की पहली कहानी वांग्मय शोभा नामक पत्रिका में प्रिया और मांजर नाम की वो कहानी प्रकाशित हुई थी। और इसी प्रकार दोनों भी प्रतिभा संपन्न लेखक है। कविता को छोड़कर गद्य की लगभग सभी विधाओं में उन्होंने लेखन कर साहित्य की श्रीवृद्धि की है। और साथ ही लेखन संस्कार के बारे में अगर हम देखें तो राकेश को अपने पिता से लेखन संस्कार प्राप्त हुए थे, जबकि गंगाधर गाडगिल को अपनी माँ से यह संस्कार प्राप्त हुए थे। दोनों के पिता वकील थे, दोनों पर भी अपने पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है और दोनों को भी अल्पायु में ही पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ी है। जीवन की वास्तविकता से रूबरू होना पड़ा है और
इसी कारण जीवन के कठोर अनुभव उनकी कहानी में चित्रित हुए हैं। तो दोनों का जन्म सात्विक एवं धार्मिक वातावरण वाले परिवार में हुआ, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वे दोनों भी परंपरा भंजक और नास्तिक रहे हैं। अहम और विद्रोह का भाव दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है और यह उनके साहित्य में भी प्रतिफलित हुआ है। उसी प्रकार दोनों नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। नई कहानी की स्थापना के लिए मौलिक लेखन के साथ ही उसकी स्थापना के लिए समीक्षा के क्षेत्र में भी दोनों को कूदना पड़ा है। महानगरीय जीवन के कथाकार के रूप में उनकी विशेष पहचान है। अकेलेपन की समस्या उनकी कहानियों में सहज ही प्रकट होती है। मध्यवर्गीय चेतना, मानसिकता एवं जीवन संस्कृति का प्रमुखता से चित्रण इनकी कहानी में हुआ है। नए मनुष्य का चित्रण इनकी कहानी में हुआ है। जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त नया मानव द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन की क्रूरता के बाद जो भीषण स्थितियां उत्पन्न हुई, उससे जो मूल्य चकनाचूर हो गए, उसी का चित्रण उनकी कहानी में दिखाई देता है। दोनों भी परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध कहानीकार है। व्यक्ति जीवन की तमाम विकृतियां इनकी कहानियों में चित्रित हुई है। सांप्रदायिकता का विरोध दोनों ने किया है। विभाजन के बाद जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे फसाद इस देश में हुए, जिस प्रकार से उन दिनों मानवता तार तार हुई, उसको उन्होंने देखा था, अनुभव किया था, और उस दृष्टि से उन्होंने अपनी कहानियों में उस प्रकार के प्रसंग चित्रित कर मानवीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया है और हिंसा का विरोध किया है। औद्योगिकरण, वैज्ञानिकरण और तकनीकी प्रगति के कुप्रभावों का भी उनकी कहानियों में विवेचन मिलता है। विदेशी संस्कृति और सभ्यता का उनकी कहानियों पर प्रभाव दिखाई देता है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता इनकी कहानियों की विशेषता है। इनके कहानियों की कथा वस्तु में विविधता है। विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न क्षेत्रों और पेशों से संबंधित चरित्र इनकी कहानियों में आए हैं। स्त्री पुरुष के प्रकृत काम संबंधों का स्पष्ट स्वीकार इनकी कहानियों में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये कहानियां अश्लील कदापि नहीं कही जा सकती। तो मनुष्य के अंतर जगत की खोज दोनों कहानीकारों की कहानी का मुख्य सूत्र है। तो दोनों ने नए भावबोध का चित्रण करते समय उसके नकारात्मक पहलू अधिकतर चित्रित किए हैं। जीवन के स्वस्थ रूप का बहुत कम वर्णन उन्होंने किया है। तो जीवन के स्वस्थ रूप का कम चित्र उनकी कहानियों में मिलते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन और जो अनुभव उन्होंने ग्रहण किया है, उसका यह परिणाम हो सकता है कि इस प्रकार के स्वस्थ पारिवारिक संबंध से युक्त कहानियां उन्होंने नहीं लिखी है। अधिकतर एक प्रकार की निराशा और नकारात्मकता ही उनकी कहानियों में दिखाई देती है। कुछ उनका व्यक्तित्व और कुछ तत्कालीन परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। और इसी प्रकार नवीन तथ्य के अनुरूप नवीन शिल्प को भी दोनों ने अपनाया है। और इसी प्रकार समानता के तत्व इनमें काफी ज्यादा मात्रा में है। उसी प्रकार विषमता भी परिलक्षित होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का तत्व यहाँ पर लागू होता है। दोनों के जीवन काल में काफी अंतर है। मोहन राकेश को मात्र 48 वर्ष से भी कम उम्र नसीब हुई, जबकि गंगाधर गाडगिल 85 साल तक जिए। और इसी कारण गाडगिल का रचना संसार ज्यादा विपुल दिखाई देता है। बाल्यकाल का वातावरण अगर हम देखें तो दोनों को भी बचपन में या अपने किशोर आयु में ही संघर्ष करना पड़ा है। आर्थिक स्थिति में दोनों की अंतर है। राकेश का परिवार अक्सर ऋणग्रस्त रहा करता था। लेनदारों का अक्सर तांता लगा रहता था उनके द्वार पर। वैसी स्थिति बचपन के समय में गाडगिल की नहीं थी। तो लेखन संस्कार राकेश को पिता से मिले, गाडगिल को माँ से मिले। बाह्य व्यक्तित्व की बात अगर हम करें तो उसमें भी काफी अंतर दिखाई देता है दोनों के। राकेश का एक मिनिट सर, आपल्यापाशी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये वेळेचं बंधन असल्यामुळे थोडं पीपीटी प्रेझेंटेशन थोडं शॉर्टकट मध्ये केलं तर बरं होईल सर. चालतं. असे प्रकार 50 मिनिटं होत आले सर. ठीक है. और इसी प्रकार समानता के तत्व दोनों की कहानियों में ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार विषमता भी दिखाई देती है। उसको मैंने उस
शोध प्रबंध में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और अंततः जो निष्कर्ष के रूप में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में कहानी का समांतर विकास होता रहा है। मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल दोनों का अपनी अपनी भाषा साहित्य के नई कहानी आंदोलन में अन्यतम योगदान रहा है। इन्हें नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। राकेश और गाडगिल की कहानियां भारतीय साहित्य की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है। मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल एक ही कालखंड के लेखक हैं। भाषा और भौगोलिक स्थान में भिन्नता होने के बावजूद उनकी रचना प्रवृत्ति में काफी समानताएं दिखाई देती है। राकेश और गाडगिल की कहानियां मुख्यतः महानगरीय, मध्यवर्ग और आधुनिक भावबोध पर आधारित है। मोहन राकेश और गाडगिल की कहानियों में अनेक समानताएं मौजूद होने के साथ ही व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कई विषमताओं के भी दर्शन होते हैं। धन्यवाद। तो मैंने अपने ओर से जैसे बन सका प्रस्तुति यहाँ पर दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खराड़े जी। शोध छात्र रूपचंद मारुति खराड़े ने अपना विषय मोहन राकेश और गंगाधर गाडगिल की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पर अपनी लंबी प्रस्तुति आपके सामने रखी है। यदि इस प्रस्तुति को लेकर, इस विषय को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो दोनों भी आमंत्रित हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्रश्न पूछिए। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। हाँ, तो मैंने कहा जो भी जुड़े हुए लोग हैं वे प्रश्न पूछिए। जब तक प्रश्न नहीं आएंगे तब तक मौखिकी मुखर नहीं होगी। के साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि कोई प्रश्न पूछिए। हेलो खराड़े सर। हेलो। हाँ हाँ मेरा हाँ कहिए सर। आप पूछिए पूछिए। हेलो। हाँ कहिए सर। चल रहा है। नहीं चालू केलं नाही तर पूछिए मतलब। हेलो, मैं पूछ सकता हूँ? मेरा एक प्रश्न है। दूसरा कोई बोल सकता हूँ? हाँ एक बार में एक ही अगर प्रश्न आए तो ठीक रहेगा। हाँ आप पूछिए ना, कौन है तो। हाँ गाडगिल साहब का हाँ समाज के रूप में क्या योगदान है? हाँ तो उनका समाज के लिए क्या है? हाँ सुन लिया है उन्होंने, वो दे रहे हैं उत्तर। ठीक है सर। तो गंगाधर गाडगिल के व्यक्तित्व पर बात करते समय मैंने ये बात भी कही थी कि एक नवकथा के प्रवर्तक होने के साथ साथ वे समाज सेवी भी रहे हैं। तो इसका एक उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो मुंबई की ग्राहक पंचायत, जिसका आजकल काफी बोलबाला है, उसकी शुरुआत उन्हीं से होती है। पहले वे अध्यक्ष है और साथ ही अन्य अन्य साहित्यिक उपक्रमों में, सामाजिक उपक्रमों में वे अक्सर सम्मिलित होते रहे हैं। तो केवल मतलब साहित्यिक क्षेत्र तक ही उनका जो कार्य क्षेत्र है वह सीमित नहीं, तो समाज के भी विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया।
तो इस ग्राहक पंचायत एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हेलो सर। हाँ, गंगाधर गार्गी के साहित्य में बाल साहित्य और काव्य साहित्य है क्या? हाँ, गंगाधर गाडगिल ने कविता तो नहीं लिखी, मतलब काव्य साहित्य का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाल साहित्य उन्होंने लिखा है। ओके, धन्यवाद। हेलो खरट सर। हाँ, कहिए। क्या आपके शोध की कोई सामाजिक उपलब्धियां बता सकते हैं सर? आपने जो शोध कार्य किया है उस शोध कार्य की कोई सामाजिक उपलब्धियां? हाँ, जी। देखिए यह साहित्यिक शोध है, अब इसकी सामाजिक उपलब्धि अगर देखनी है, और खास तौर से जिस पद्धति का अवलंबन मैंने इस शोध कार्य के लिए किया है, तुलनात्मक पद्धति। अब इसमें मराठी के कहानीकार गंगाधर गाडगिल, उनकी कहानियों को हिंदी लेखक के साथ जोड़कर तथ्यों की पहचान कर उसकी तुलना करने की कोशिश मैंने की है। तो एक दृष्टि से एक क्षेत्रीय भाषा के लेखक को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने का यह कार्य है। यह भी एक सामाजिक उपलब्धि कही जा सकती है। और जैसे कि मैंने कहा, अन्य प्रदेशों में जो इस प्रकार के श्रेष्ठ साहित्यिक है, उनकी साहित्य की तुलना अगर राष्ट्रभाषा के किसी लेखक के साथ, किसी कवि के साथ की जाती है, तो भी एक बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि ही हो सकेगी, क्योंकि उससे उस क्षेत्रीय भाषा के जो उस भाषा का सौंदर्य है, वैभव है, उससे सभी परिचित हो सकेंगे। जी। दोनों लेखकों में कोई साम्य वैषम्य आपको नजर आया लेखन के कार्य को लेकर? हाँ, तो उस पर मैंने बात की थी। समानता के तत्व दोनों के कहानियों में अधिक है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का तत्व सर्वत्र लागू होता है, तो इन पर भी यह लागू होता है। और इसी कारण विषमता भी दोनों के व्यक्तित्व में भी है, उनकी साहित्य लेखन शैली में भी है, किसी एक विषय या समस्या को देखने के दृष्टिकोण में भी उनका विषम दृष्टिकोण लक्षित होता है। उनके साहित्य में क्या भिन्नता है बताइए ना उनको। साहित्य है ये। हाँ, अगर एक उदाहरण देना चाहें तो मैं देना चाहूंगा कि विभाजन की क्रूरता का जो चित्रण, क्योंकि नवकथा हो या नई कहानी हो, यह स्वतंत्रोत्तर काल की कहानी धारा है, और इसमें जो विभाजन की विभीषिका का चित्रण हिंदी लेखकों ने किया है और मराठी लेखकों ने किया है, उसमें अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मोहन राकेश की विभाजन से संबंधित कहानियों में जो संवेदना है, क्योंकि मोहन राकेश स्वयं उन स्थितियों से गुजरे हैं, उन्होंने अपनी खुली आंखों से उस अनाचार, अत्याचार, कुकर्म या जो कुछ मानवता के खिलाफ उस दौरान घटित हो रहा था, उससे उन्होंने देखा था, अनुभव किया था। उत्तर पंजाब में जो मारकाट हुई थी, आगजनी हुई थी, जो खून बलात्कार हुए थे, उसके वे प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं मोहन राकेश। और इसी कारण उनके मलबे का मालिक कहानी हो या कंबल, क्लेम आदि कहानियों में जिस प्रकार के अनुभव चित्रित हुए हैं, वो काफी सजीवता के साथ हुआ है। लेकिन वही चित्रण जब गंगाधर गाडगिल की कहानी में आता है, तो उनकी भी कुछ कहानियां हैं विभाजन की या सांप्रदायिक तनाव से संबंधित। तो किडलेली मानसे नामक उनकी एक कहानी है, उसमें उन्होंने सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया है। लेकिन इसमें केवल एक रिपोर्टाज की शैली में उन्होंने यह चित्रण किया है। मतलब जो एक भावनिक, जो एक जुड़ाव होता है या जो एक लगाव होता है या जो अंदर से बात आनी चाहिए, वह गाडगिल की कहानी में नजर नहीं आती, जैसे कि मोहन राकेश की कहानी आती है।
इसका कारण है गाडगिल को विभाजन की विशिका और सांप्रदायिक दंगों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, इसी कारण उनके लेखन में भी यह भेद दिखाई देता है। ठीक है, और कोई? हाँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। हाँ सर। मैं डॉक्टर विनोद कुमार वाइचड़। एक प्रश्न मेरा यह है। हेलो। हाँ, विनोद कुमार। खत्म हो रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, टाइम खत्म। आवाज आ रही? हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि जिस प्रकार से मोहन राकेश की कलाकृतियों पर फिल्में बनी हैं या टीवी सीरियल में उसका उल्लेख आया है, कहानियों का खास करके, जैसे उसकी रोटी जैसी कहानी पर बड़ी अच्छी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म बनी है, लेकिन क्या उस तरह गंगाधर गाडगिल जी के कहानी साहित्य पर कोई अच्छी फिल्म या दृक्श्राव्य रूपांतर हुआ है अथवा नहीं? धन्यवाद। हुआ है। उनकी रचनाओं के अनुवाद तो हुए हैं, लेकिन इस प्रकार कोई फिल्म या धारावाहिक अगर बनी है तो उसके बारे में मुझे पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद। सर टाइम खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, हाँ। हाँ, डॉक्टर सगरे जी, बहिस्थ परीक्षक डॉक्टर भरत सगरे जी, आप प्रश्न पूछिए सर। सगरे सर। हेलो। डॉक्टर सगरे सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। आपण ज्या व्यक्तीशी संपर्क करू इच्छिता तो यावेळी दुसऱ्या कॉलवर व्यस्त आहे. कृपया काही काळ प्रतीक्षा करा अथवा थोड्या वेळानंतर प्रयत्न करा. हेलो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है. हाँ जी सर। अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। मोहिते सर। कराड़े जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पहुंच रहे सर, आ रही है सर। सगरे जी की आवाज तो नहीं आ रही ना? हाँ, दिखाई भी नहीं दे। मोहिते सर। कृपया सगरे जी को अनम्यूट करने के लिए कहिए। हाँ सर। सगरे सरांचा आवाज येत नाहीये. तर त्यांचा Hello? माईक ऑन आहे ऑलरेडी. ऑन आहे. त्यांचा काहीच आवाजच येईना ना. टेक्निकल प्रॉब्लम येतोय सर. हेलो डॉक्टर सगरे जी, वो केबल जो है लूज हो गई होगी सर, उससे थोड़ा हिला कर देखिए सर. हेलो डॉक्टर सगरे सर.
या तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं सर, डॉक्टर सगरे सर। इंगळे सर, इंगळे सर, आ रही क्या आवाज मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। ये सगरे जी के आवाज को क्या हो गया है, जरा पूछ लीजिए ना। कुछ तो प्रॉब्लेम हुआ, अभी बोला मैं उनसे, आवाज का कुछ तो है। मोबाईल वरनं जॉईन व्हायला सांगा ना सर। एकदम एक बार, सर मोबाईल वरनं जॉईन झाले तरी चालेल आपल्याला। हाँ बोलतो। फोन भी नहीं उठा रहे। फोन पर शायद ट्राई कर रहे होंगे वो। फोनवरनं जॉईन व्हा सर, फोनवरनं। हाँ, जागर जी, हाँ जी, ट्राई कर रहे हो, नेट का कुछ तो प्रॉब्लम हो। मोबाइल से ज्वाइन हो जाओ, बोला मोबाइल से। मोबाइल से बोल सकते क्या? हाँ, मोबाइल में भी बोल सकते हैं। यहाँ तो ज्वाइन दिखा रहे हैं उनको। हाँ, कर रहे हो, होगा। अरे समझिए हमारा
बराड़े सर, हाँ कहिए सर। सगरे जी ज्वाइन होते हैं तो ये बताइए कि षष्ठ अध्याय क्या था हमारा? निष्कर्ष, हाँ? निष्कर्ष नाम से, मतलब अध्याय का नाम ही निष्कर्ष था। पूरा पूरा निष्कर्ष बताइए। निष्कर्ष है या उपसंहार है? निष्कर्ष, अध्याय का नाम निष्कर्ष ही रहा। उपसंहार में तो पहले पहले दोनों जो अध्याय है वह व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित है। तीसरा अध्याय मोहन राकेश की कहानियों का अनुशीलन और चौथा गंगाधर गाडगिल की कहानियों का अनुशीलन। इसके बाद पांचवा दोनों की कहानियों का तुलनात्मक अनुशीलन। और छठे अध्याय में केवल निष्कर्ष इस नाम से ही वह अध्याय दिया गया है। तो आद्योपांत जो तो होता है क्या निष्कर्ष का अध्याय होता है? अंतिम उपसंहार जो था ना, इसके बारे में निष्कर्ष लिया है आपने से। तो तुलना तो पांचवें अध्याय में ही हो गई है, साम्य वैषम्य मूलक, और बाद में छठा अध्याय निष्कर्ष शीर्षक से ही रखा है। हाँ, उपसंहार और निष्कर्ष वाला जो अध्याय होता है ना, वो अध्याय नहीं होता। खाली उपसंहार निकला, निष्कर्ष केवल निष्कर्ष होते हैं। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो देखिए, उनके ज्वाइन होने तक कोई पूछना चाहता है तो देखिए। त्याला जॉईन होता येईना. हेलो. हॅलो. हेलो सर. तभी इसमें आवाज में दिक्कत आ रही है, उसके लिए आपको एक ऑप्शन में जाना है, जो माइक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपकी स्क्रीन पे. हेलो. आ रही है आवाज आपकी, बोलिए. हाँ सर, इसमें एक माइक का एक ऑप्शन आ रहा है. उस माइक के ऑप्शन पे कॉल मी बोल के एक ऑप्शन आएगा. जब इस ऑप्शन पे आप जाओगे तो कॉल मी पे आपका नंबर आपको डायल करना पड़ेगा. फिर बाद में आपको डायरेक्ट वेबएक्स थ्रू कॉल आएगा, और उस पे कॉल आने के बाद कीपैड पे जाके एक नंबर बटन दबाए ना तो पूरा आवाज आ रही है. ऐसा सभी में प्रॉब्लम था. अभी मैं 8-10 मोबाइल को कर चुका हूँ यहाँ पर. तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है सिस्को वेबएक्स द्वारा. मेरे हेलो. अभी यहाँ 8-10 मोबाइल ऐसे ही हुए थे सर, मैंने सबकी आवाज चालू कर दी है. ये सिस्को वेबएक्स द्वारा टेक्निकल इशू है सर, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा ताकि आवाज आ सके. सबकी आवाज की जरूरत नहीं है बंधु, केवल सगरे जी की आवाज को कैसे कर सकते हैं देख लो.
वही मैं डॉक्टर आसिफ मिराज सर बोल रहा हूँ सर, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि आवाज आ सके। हॅलो हॅलो मोबाईलचा इथे त्यातून ना हो. ठीक आहे, मी कॉल कंटिन्यू करून तुला तरच आवाज येऊ लागला. मोबाईलवरून फोन लावला. हॅलो डॉक्टर बघा म्हणून विचारताना डॉक्टर इंगळे सर हॅलो, मोबाईल वर जॉईन व्हा म्हणून सांगा ना सर. बाकी सगळ्यांना सुद्धा बघू की आवाज बंद करतो. मोबाईल वर सुद्धा प्रॉब्लेम तेच आहे, तेच मी सांगायलो सर. त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला हे एक माईकचं ऑप्शन येते ना मोबाईल वर जॉईन होत असताना, त्यावेळेस त्या माईकच्या ऑप्शन वर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर एक कॉल मी म्हणून ऑप्शन येईल आणि त्या कॉल मी ऑप्शन वर तुमचा नंबर डायल करायचा आहे आणि लगेच तुम्हाला सिस्को बेस वरून कॉल येतोय. काय झाले सगळे सरांना तर सगळ्यांनी करायचंय का हे? मोबाईलवर काय करते प्रश्न विचारले. नाही, बाकीच्यांनी करायची गरज नाही. अच्छा अच्छा, ओके. पीसी वर झाले तू फोन केला त्यांना त्याच्यावर बोलता येईल नंबर इंगळे सर, नंबर देऊ कसं करे सरांचा फोन लावून इंगळे सर, हॅलो. इंगळे सर, आवाज येतो माझा? हा येते सर. सगळे सरांना फोन लावा आणि हे करा त्यांचा माईक. तुमचा नंबर देतो तुम्हाला लावतील ते. मोबाईल वरून विचारा म्हणा प्रश्न. ते जमा झाले जरा हो. नाही, व्हॉइस कॉल करा ना तुम्ही त्यांना. हा करतो. हॅलो सर, आवाज मोठा करा त्याचा. स्पीकर ऐकून जाते का त्यांचा आवाज येईल का तिकडे? हा तुम्ही विचारा प्रश्न सर फोनवरून त्यांना जाते. स्पीकर फोनवर प्रश्न विचारा म्हणा. स्पीकर फोन करा तुम्ही. बोला सर. हॅलो, हा बोला, ऐकू येते का? येते बोला. बोला सर. हा बोला ना सर, तुम्ही बोला, फक्त क्वेश्चन बोला. डायरेक्टली मी ह्याला स्पीकरला कनेक्ट करतो. हा हा. आवाज येतोय काय तुम्हाला? आवाज आवाज आती क्या? आती है. हाँ बोलिए सगड़े सर, बोलिए, आती आवाज. एक काम करा, फक्त क्वेश्चन विचारा डायरेक्टली. काय करतो माईकला जोड केलं मोठ्या आवाज विचारा. हा त्याच्यावर हा बोला. आती क्या आवाज? नहीं आ रही है. नहीं आ रही. सुधाकर जी, आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही है. आ रही, जरा जोर से बोलिए. एक मिनट.
थोड़ा ट्राई करते हैं आगे